ये एक सीसा नजर आ रहा है। इस पर एक पतला और एक मोटा बंदा बैठना चाहता है। उनको किस पॉइंट पर बैठना चाहिए कि ये बैलेंस हो जाए? हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे इस एग्जांपल से। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। आपको यहाँ पर एक मीटर रॉड नजर आ रहा है और एक आपको वेज नजर आ रहा है। वेज कहते हैं एक ट्रायंगुलर शेप के स्ट्रक्चर को। मीटर रॉड को हॉरिजॉन्टली बैलेंस करना है हमने वेज के ऊपर। साथ यहाँ पर आपको 3 वेट्स नजर आ रहे हैं, W1, W2, W3। अपीयरेंस से नजर आ रहा है W1 स्मॉल है, W2 उससे थोड़ा बड़ा और W3 सबसे बड़ा। अब हम इन तीनों वेट्स को इस वेज के ऊपर बैलेंस कर सकते हैं अगर हम इनके डिस्टेंसेस फ्रॉम द CG, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, से कितने फासले पर रखते हैं। यहाँ पर आपको W1 L1 के डिस्टेंस पर, W2 L2 और W3 L3 के डिस्टेंस पे नजर आ रहा है। W1 का डिस्टेंस आप देखें सबसे बड़ा, 2 का उससे छोटा और 3 का थोड़ा सा छोटा है। जब हम इन तीनों वेट्स को इस पोजीशन पे सेट करते हैं तो ये तीनों वेट्स इस वेज पर बैलेंस हो जाएंगे। तो कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है फिजिक्स का जो यहाँ पर यूज हो रहा है, उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। उसको स्टडी करते हैं। अब आपके सामने है बुक का पेज, यहाँ से आप इसकी हेडिंग्स नोट कर लें। यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है टॉर्क। अब ये जो W1 एंड W2 है ये प्रोड्यूस करेंगे एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क और W3 इस मीटर रॉड को घुमाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो एक तरफ है हमारा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क और दूसरी तरफ है हमारा क्लॉकवाइज टॉर्क। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स यही है कि जब एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क और क्लॉकवाइज टॉर्क दोनों इक्वल हो जाते हैं तो हमारी कोई भी चीज होगी, या जिस तरह से यहाँ पर मीटर रॉड है ये वेज के ऊपर विद दीज मैसेज या वेट्स बैलेंस हो जाएगा। और क्या ख्याल है, यही प्रिंसिपल फॉलो करके एक पतला बच्चा और एक मोटा बंदा बैलेंस कर सकता है सीसा को या नहीं? यहाँ पर हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं W1 और इसका मोमेंट आर्म इंटू L1 प्लस W2 इंटू L2 इज इक्वल टू W3 इंटू L3। अब ये वाली साइड जब इस साइड के इक्वल होगी तो ऑटोमेटिकली जो भी चीज है वो बैलेंस हो जाएगी और इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। इसके लिए ये इक्वेशन यहाँ पर है, आप डेफिनेशन लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे और साथ आप एक्सप्लेनेशन और डायग्राम भी बनाएंगे। एक्सप्लेनेशन ऐसे याद करने वाली नहीं है, आप इसको जस्ट अगर डायग्राम भी ड्रॉ कर देते हैं तो एनफ है। वैसे आप एक दफा एक्सप्लेनेशन को पढ़ें और अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी में आप ये वाली डायग्राम कंसीडर करें कि ये हमें एक बॉडी दिखाई गई है और ये डिफरेंट पार्टिकल्स से मिलकर बनी हुई है। यहाँ पर चंद पार्टिकल्स इन्होंने शो किए हैं और उनके एरोज डाउनवर्ड शो किए हैं। अब ये जो एरोज हैं ये एक्चुअली पार्टिकल्स इनके पीछे हैं, तो पार्टिकल का अगर मैस m है तो ये अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इनका वेट होगा mg। यानी आप यहाँ पर देखें तो हर पार्टिकल का वेट है mg। g जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, मींस के हर पार्टिकल टुवर्ड्स द अर्थ अट्रैक्ट हो रहा है और अर्थ चूंकि बहुत बड़ी है और उस लिहाज से ये कोई भी बॉडी वो स्मॉल है, इसलिए जो इसके पार्टिकल्स के ऊपर स्मॉल g की वैल्यू है वो सेम रहेगी और हर एक पार्टिकल का जो वेट है वो टुवर्ड्स द अर्थ होगा और ये सारी लाइंस आपको पैरेलल नजर आ रही है। और अगर हम ये देखना चाहें कि इस बॉडी के ऊपर अर्थ की तरफ से कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या कितनी फोर्स लग रही है, तो हम यहाँ पर इसको लिखेंगे रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स है सम ऑफ mg। यहाँ पर जितने भी पार्टिकल्स हैं उनके mg को आप जमा करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स आएगी जो अर्थ इस बॉडी पे लगा रही है। ये जो आपको एक सिंबल नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं सिग्मा, और सिग्मा का मतलब होता है सम ऑफ। इस डायग्राम को मजीद समराइज किया गया है
रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू के ये जो सेंट्रल पॉइंट है यहाँ पर इस बॉडी का सारा वेट कंसंट्रेटेड फील होगा, सारे पार्टिकल्स का वेट एक्यूमुलेटेड फील होगा और इसको हम कहते हैं रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पर आपको जी बी बताई गई है, यानी यहाँ पर हमने जो फॉर्मूला लिखा है पार्टिकल्स के लिए वो एम जी लिखा है। एम जी का मतलब होता है वेट। तो जितनी भी ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं जो ऊपर डायग्राम में आपको बताई हैं, ये सारे ये एरोज हैं, ये उस बॉडी का, क्योंकि जी बी ऐड है इसलिए वो उस बॉडी का बनाएंगे वेट। तो यहाँ पर अगेन उन्होंने एक्सप्लेन किया कि वेट का फार्मूला एम जी है और यहाँ पर कैपिटल एम का मतलब है कि जितने भी पार्टिकल्स हैं उनका मैस एड अप होगा और मल्टीप्लाई होगा जी के साथ, तो वो वेट होगा। जब आप ये टॉपिक लिखेंगे तो आपने सबसे पहले इस टॉपिक में डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद आपने ये ऊपर हेडिंग देनी है फर्स्ट पैराग्राफ की रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके बाद आप ये दोनों डायग्राम्स बना और नेक्स्ट जो लास्ट लाइन डेफिनेशन के नीचे उधर हेडिंग दे लेंगे आप यूज की। यूज क्या है कि जब आप बॉडी को उसके सी जी पॉइंट से बैलेंस करते हैं तो वो बॉडी घूमती नहीं है, वो बैलेंस हो जाती है, जिस तरह के हमने मीटर रॉड वाली पॉइंट पर देखा। और चंद एक रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट्स हैं उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैं बताती हूँ कि कैसे निकले। रेगुलर शेप्स के लिए आप कंसीडर करें सबसे पहले मीटर रॉड या एक सिलेंडर, इसका देखें सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल दरमियान में है। अगर इधर रखकर इसको किसी भी पॉइंटेड या नोकदार चीज पर आप रखेंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है ये एक स्क्वायर है, आप इससे यहाँ डायगोनल्स ड्रॉ करेंगे जहां पर ये क्रॉस होते हैं, ये उसका सेंट्रल पॉइंट है, ये सर्कल का सेंट्रल है, ये रेक्टेंगल का, और इसी तरह से आपको हर शेप का यहाँ पर दिखाया गया है। और ये जो एक्सिस है ये सिलेंड्रिकल शेप है, इसके जहां एक्सिस मीट करते हैं इधर मिड में, यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। अगर हम सी जी पर रख कर किसी चीज को बैलेंस करते हैं तो वो चीज रोटेट नहीं करती, टॉपल नहीं करती, बल्कि उस पॉइंट पर सेट हो जाती है। और ये वही आपकी बुक वाली एग्जांपल है कि अगर हमारे पास कोई भी बॉडी हो तो उसके सारे पार्टिकल्स का जो मैस है वो टुवर्ड्स दी अर्थ होता है और उसका जो सेंट्रल पॉइंट होगा वहां पर हम बोलेंगे कि सारा उसका वेट इकट्ठा होता हुआ महसूस होता है, जिसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स दी सेंटर ऑफ अर्थ। आप इस वाले टेबल को पढ़ेंगे और 2-3 दफा पढ़े तो आपको याद हो जाएगा कि किस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ प्लेन लैमिना। लैमिना का मतलब है फैलाव, कि कोई चीज की क्या शेप है। जिस तरह से लीफ होता है तो आप अगर लीफ को इस तरह से ड्रॉ करते हैं तो ये जो फैला हुआ हिस्सा इसको हम लीफ का लैमिना बोलेंगे। तो यहाँ पर पेपर से एक कटिंग दिखाई गई है आपको, उसको भी हम क्या बोलेंगे, लैमिना। अब इसके दरमियान को या सेंट्रल पॉइंट को सीजी को हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, उसके लिए आप देखें ये डायग्राम हमारे पास यहाँ पर है। ये एक प्लम्ब लाइन, ये वही प्लम्ब लाइन है जो कि जो कंस्ट्रक्टर्स होते हैं या मजदूर मिस्त्री होते हैं वो बिल्डिंग बनाने के टाइम पे आपको ये जो नजर आ रही है ना दीवार के ऊपर लगी हुई ये चीज, ये जो आपने अक्सर कहीं पर ये चीज देखी होगी, इसको हम कहते हैं प्लम्ब लाइन। ये बताती है कि दीवार हमारी सीधी कंस्ट्रक्ट हो रही है या नहीं, ये नीचे से भारी होती है तो ये नीचे की जानिब जमीन की तरफ अट्रैक्ट होती है, तो ऊपर ये जो धागा होता है ना ये सीधा रहता है और उर्दू में हम इसको कहते हैं शाकूल। अब हम लेमना वाली बात पे चलते हैं कि हमने यहाँ से पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से इस कागज के टुकड़े को लटका लेना है, किसी दीवार पे आप कील से लटका लेंगे और फिर हमने लेना है ये वाला प्लम्ब लाइन और इस प्लम्ब लाइन को हमने इस पॉइंट से लटकाना है। ये इस पॉइंट से लटकेगा तो यहाँ पर आपने एक स्केल लेकर या आप यहाँ पर ऐसे जस्ट 2 डॉट्स लगाएं और इसके बाद आपने क्या करना है कि इस प्लम्ब लाइन को यहाँ से उठाना है और जो 2 पॉइंट्स लगाए थे उनको मैच करते हुए एक सीधी लाइन लगा देनी है। अब जो है वो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन जो है वो हमारा नई जगह पर होगा
और हमने इसी तरह से ये जो प्लम्ब लाइन है ये लाकर यहाँ पर रखनी है और उसके बाद हमने यहाँ पर 2 पॉइंट्स लगाने इसके मुताबिक और इस प्लम्ब लाइन को हटा के फिर स्केल से इसको लाइन को जोड़ना है। आपने पॉइंट ऑफ सस्पेंशन चेंज कर करके प्लम्ब लाइन रखकर ये लाइंस लगानी है और ये एक दूसरे को जिस पॉइंट पर कट करती हैं वो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन इरेगुलर शेप्ड लैमिना। ये इस टॉपिक के अंदर आपको सारा कुछ समझाया गया है। नेक्स्ट है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैन एग्जिस्ट इनसाइड द बॉडी और आउटसाइड द बॉडी। जैसे आपको ये लेमना में बताया उसका इनसाइड द बॉडी, ये जो रेगुलर शेप्स हैं उनका इनसाइड द बॉडी, और ये जो आपको एक बाउल नजर आ रहा है उसका ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके नीचे वाली चीज में नहीं है बल्कि ये दरमियान में जो खाली जगह होगी उसके बीच में है, यानी ये जो प्याला है उसके बाहर दरमियान में एग्जिस्ट करेगा। जैसे अगर हम यहाँ पर ये एक ड्रॉ करते हैं प्याला तो इसके बीच में यहाँ पर ऊपर जैसे हवा में इसके बीच में ये होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, या जैसे आपको ये एक ग्लास नजर आ रहा है इसका भी इसके बीच में सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। तो ये कौन से सेंटर ऑफ ग्रेविटीज हैं जो कि आउटसाइड द बॉडी है। नेक्स्ट टॉपिक है सेंटर ऑफ मास। इस वीडियो के एंड पे मैं आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास का डिफरेंस भी बताऊंगी ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अच्छा, यहाँ पर आपने सबसे पहले हेडिंग देनी है एक्सप्लेनेशन की। यहाँ पर जिक्र हुआ कि जो न्यूटन का सेकेंड लॉ है, तो सेकेंड लॉ क्या था, F इज इक्वल टू एम इन टू ए, यानी आप किसी चीज पर फोर्स लगाते हैं और उसकी मैस, उसमें मैस भी है और उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, या मैस एंड एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट फोर्स के इक्वल है। और फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको ही कंसिडर करते हैं तो ये डिफरेंट पार्टिकल से मिलकर बनी है, और अगर ये चीज घूम जाती है या फोर्स लगती है तो हर पार्टिकल की वेलोसिटी डिफरेंट भी होती है, लेकिन फिर भी बॉडी में एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, और उसी पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास। जिस तरह सी जी था कि सारी बॉडी का वेट एक पॉइंट पर इकट्ठा या एक्यूमुलेटेड होता हुआ फील होता है, तो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास क्या है, जहां पर लगता है कि बॉडी का सारा मास इकट्ठा हो गया होगा। उसको आप एक एग्जांपल से समझें। यहाँ पर हमारे पास एक रेंच है और हमारे पास एक फ्रिक्शनलेस जगह है। समझ लें कि जैसे आपने किसी भी स्मूथ सरफेस के ऊपर कोई ऑयल, पानी, सर्फ मिला के आपने अगर डाला हुआ है, वो फ्रिक्शनलेस जगह बन गई है, और आप उसमें ये जो येलो सा पॉइंट है ना, यहाँ से अगर आप इसको रेंच को धक्का देते हैं और पुश करते हैं तो ये आगे मूव करता जाएगा, लेकिन ये जाएगा, देखें इसकी ये वाली जो नीचे वाली साइड्स हैं ये ऊपर हो गई हैं। तो जब ये रेंच मूव करेगा तो आपको ये जो येलो येलो डॉट्स नजर आ रहे हैं ये हैं सेंटर ऑफ मास। ये देखें कि ये एक लीनियर या सीधी डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये जगह चेंज नहीं हो रही, यानी ये वो पॉइंट्स हैं जहां पर इसका मास कंसंट्रेटेड है, और जब हमने इसको फोर्स लगाई तो ये मास था, तो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई। तो यही है न्यूटन का सेकेंड लॉ। ओके, लास्ट वन लाइन जो है ये आपने याद करनी है कि ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ वेयर जी इज ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म, यानी जी जो है वो तकरीबन चेंज नहीं हो रही जमीन की सरफेस के ऊपर, तो जहां पर किसी बॉडी का सी जी होगा वहीं पर इसका सेंटर ऑफ मास भी होगा। ओके, यहाँ पर मैंने दोनों का आपको कंपैरिजन बताया ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। सेंटर ऑफ ग्रेविटी में जो चीज कंसिडर की जाती है वो होती है वेट, और सेंटर ऑफ मास में मास कंसिडर किया। पॉइंट नंबर 2 है कि ये डिपेंड करता है ग्रेविटेशनल फील्ड के ऊपर, ठीक है, और ये डिपेंड करता है कि किसी भी बॉडी में मास कितना है, और ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये तब हम फाइंड आउट करेंगे जब ग्रेविटी होगी, यानी कोई चीज जमीन के ऊपर होगी। लेकिन अगर ग्रेविटी ना भी हो तो भी सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट किया जा सकता है। अच्छा, नेक्स्ट है, यानी हम जमीन के अलावा भी किसी चीज के ऊपर सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि हम यूज कहाँ करेंगे, तो इसको यूज करेंगे सीजी को जब हमने किसी चीज को बैलेंस करना है, उसकी स्टेबिलिटी देखनी है, और सेंटर ऑफ मास हम उस वक्त देखते हैं हमने जब किसी चीज को मूव करवाना हो, और उसके बाद है कि इसको हम जी से रिप्रेजेंट करेंगे और सेंटर ऑफ मास को एम से।
लास्ट में एक और एग्जांपल है कि ये जो एक बॉडी नजर आ रही है इसका सेंटर ऑफ मास है यहाँ, अगर इसको यहाँ से पुश करेंगे तो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, और अगर कहीं ऊपर से या नीचे से करेंगे तो ये अपनी जगह पे रोटेट करेगा। तो एक इन शॉर्ट आप याद रख लें कि सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जहां पर रख कर हम किसी भी बॉडी को आगे मूव करवाते हैं तो वो विदाउट रोटेशन मूव करती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।